जादुई कैमरा। रानू के पापा के गांव में फोटोग्राफी की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन मोबाइल में कैमरा आ जाने रानू उनके लिए चाय लेकर दुकान पर आती है। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, सफाई करके थक गया था तो आंख बंद करके बैठ गया। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप चाय पी लीजिए जब तक मैं सफाई कर देती हूँ। रानू के पापा चाय पीने लगते हैं और रानू सफाई करने लगती है। तभी रानू की नजर एक बहुत अजीबोगरीब बड़े से कैमरे पर पड़ती है। रानू पापा से उसके बारे में पूछती है तो रानू के पापा बताते हैं कि यह मेरे दादाजी का कैमरा है, वह इससे काम करते थे, पर अब यह कैमरा चलन में नहीं है, इसलिए मैंने उसे कोने में रख दिया था। लेकिन दादाजी की निशानी होने के कारण मैंने इसे हटाया या बेचा नहीं। रानू उसे चेक करने के लिए अपनी आंख पर लगाती है कि यह कैमरा अभी भी काम करता है या नहीं। जैसे ही रानू उसे अपनी आंख में लगाती है तो उसे वह सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वह कभी जाना चाहती है, और ऐसा लगता है जैसे वो वहीं घूम रही है। पापा, ये कैसा कैमरा है? क्या हुआ बेटा? आप इसमें देखिए पापा, ये कैसा कैमरा है? पापा जैसे ही उस कैमरे में आंख से देखते हैं तो उन्हें भी वही सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वे कभी जाना चाहते हैं। पापा को याद आता है कि दादाजी किसी जादुई कैमरे के बारे में बात करते थे। शायद यह वही कैमरा है। रानू और पापा उस कैमरे से जी भर के सैर करते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर माँ को सारी बातें बताते हैं। कल मैं भी तुम्हारे साथ दुकान चलूंगी और मैं भी देखूंगी। दूसरे दिन तीनों साथ में दुकान जाते हैं और एक एक करके अपने पसंदीदा स्थान की सैर करके आते हैं और बहुत खुश होते हैं। देखो, तुम दोनों यह बात किसी को मत बताना। आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रानू की माँ ने वादा तो कर लिया था, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वह तो पड़ोसियों में ढिंढोरा पीट देती हैं। पड़ोसन भी जिद करने लगती हैं कि हम भी घर के बाहर कभी नहीं जा पाते, हमें भी तुम्हारे कैमरे से घूमना है। ऐसे करते करते यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। रानू के पापा के एक दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उन्हें इसका पैसा लेना शुरू कर देना चाहिए। रानू के पापा को बात अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वह ऐसा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी आमदनी अच्छी होने लग जाती है। लेकिन गांव के जमींदार को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि रानू के पापा इतनी तरक्की कर रहे हैं। वह रानू के पापा से कैमरा बेचने की बात करते हैं। रानू के पापा नहीं मानते, तो वो रानू के पापा को मारने की धमकी देता है और कुछ लोगों को उनके घर मार पिटाई करने के लिए भेज देता है। इस बात से रानू और उसकी माँ डर जाते हैं। रानू के पापा से कहते हैं कि आप यह कैमरा जमींदार को दे दीजिए। मजबूर होकर रानू के पापा वह कैमरा जमींदार को दे देते हैं और रानू के पापा की आमदनी फिर से बंद हो जाती है। और वे इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि अब दादाजी की निशानी भी उनके पास नहीं रही। अब जमींदार रोज उस कैमरे में देखता और नई नई जगह घूम कर आता, लेकिन उसे उस कैमरे का उपयोग सही प्रकार से करना नहीं आता था।
उस कैमरे में यह शर्त थी कि आपको देखना है, लेकिन कभी भी क्लिक वाला बटन दबाना नहीं है। अगर कभी आपने देखते देखते क्लिक वाला बटन दबाया तो आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जगह आप देख रहे हैं। जमींदार को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और वह बार बार कैमरे में से पहाड़, नदी, तालाब यही स्थान देखता था। एक बार जब कैमरे में से देखकर पहाड़ पर घूम रहा होता है तो उसे अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और हड़बड़ाहट में डर के मारे उससे क्लिक का बटन दब जाता है और वह तुरंत ही वहीं पहुंच जाता है। वह वापस आने की बहुत कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत चीखता चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन उसके अंदर किसी की भी आवाज नहीं जाती, क्योंकि वह पूरे पहाड़ पर अकेला ही रहता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो भगवान से बहुत माफी मांगता है, लेकिन लालची लोगों की मदद तो भगवान भी नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज का उपयोग करना नहीं आता उसका उपयोग जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए, और ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। चंदन और पीतल की मायावी मूर्ति। एक कुम्हार था, उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था रघु, दूसरे का नाम था सुधीर और तीसरे का नाम था चंदन। कुछ समय के बाद कुम्हार लंबी बीमारी के बाद चल बसा। विरासत में वो एक बर्तन बनाने वाला चाक, एक गाय और एक पुरानी पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति छोड़ गया। तीनों भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। बड़े भाई रघु के हिस्से में बर्तन बनाने का चाक आया, दूसरे भाई सुधीर के हिस्से में गाय आई और छोटे भाई चंदन के हिस्से में पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति। चंदन रात को सोते सोते विचार करने लगा। चाक और गाय तो कमाई के साधन हैं, लेकिन मैं ये टूटी फूटी पीतल की बदरंग मूर्ति लेकर क्या करूँगा? मेरे लिए तो भूखा मरने का समय आ गया है। फिर भी चंदन ने मूर्ति को सहर्ष स्वीकार कर लिया। थोड़े समय के बाद चंदन को एक आवाज सुनाई दी। उठो चंदन, मैं परी हूँ। तुमने टूटी फूटी मूर्ति को सहर्ष स्वीकार किया, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये एक मायावी मूर्ति है। तुम इस मूर्ति के गले में एक थैली लटका दो, वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। दूसरे दिन चंदन ने अनमने मन से पीतल की टूटी फूटी और बदरंग मूर्ति के गले में एक थैला लटका दिया। मूर्ति कहने लगी, चंदन, मैं जाती हूँ। आपके लिए जो भी काम उपयोगी होगा वो करके ही लौट आऊंगी। ये कहकर पीतल की मूर्ति ठन ठन की आवाज करती चली गई और चंदन आश्चर्य से देखता रह गया। रास्ते में एक बगीचा आया। मूर्ति बगीचे में से जा रही थी तो उसने 2 सुंदर खरगोश देखे। उसने झपट कर उन खरगोशों को पकड़ लिया और अपनी थैली में रख लिया। मूर्ति चलती चलती राजमहल के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर पहरेदार पहले तो अचंभित हुआ, उसने उसको रोका। फिर मूर्ति को इंसानों की आवाज में बात करते देखकर वो अवाक रह गया। मूर्ति ने कहा, मैं एक सेवक हूँ। मेरे मालिक ने आपके राजा के लिए सुंदर उपहार भेजा है। उसे देने के लिए राजमहल में मेरा जाना जरूरी है। पहरेदार ने मूर्ति को राजमहल में जाने की इजाजत दे दी। उसने सोचा, ये मूर्ति किसी का क्या बिगाड़ लेगी। राजमहल में जाके उस मूर्ति ने राजा को खरगोश भेंट किया और बोली, ये खरगोश मेरे मालिक ने आपके लिए भेजे हैं। राजा भी हैरानी से देखता रह गया। फिर उसने खरगोश रख लिया। मूर्ति उस दिन राजमहल में ही रही। मूर्ति ने सुना कि राजा राजकुमारी को बग्घी में बैठाकर नदी किनारे घूमने जाने वाला है। मूर्ति राजमहल से निकलकर सीधी चंदन के पास पहुंची और बोली, सेठ जी, आज आप नदी में स्नान करने जाइए, आपका नसीब खुल जाएगा। फिर मूर्ति ने चंदन को अपनी योजना समझाई। चंदन और मूर्ति नदी के किनारे गए। चंदन नदी में स्नान करने उतरा। मूर्ति ने चंदन के कपड़े छुपा दिए। उसी समय राजा की बग्घी आ गई।
उसे देखते ही चंदन चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! नदी में डूबते को बचाने के लिए राजा ने तुरंत अपने रक्षकों को भेजा। उसी समय मूर्ति राजा के पास आई और बोली, लुटेरे आकर मेरे मालिक के कीमती वस्त्र और आभूषण ले गए। अब मेरा मालिक क्या पहनेगा? राजा ने अपने सेवकों को भेजकर राजमहल से सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगवाए। चंदन ने राजमहल से आए वस्त्र और आभूषण पहन लिए। वो खूबसूरत तो था ही, और राजा के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनते ही वो राजकुमार जैसा दिखाई देने लगा। राजकुमारी को बहुत पसंद आ गया। राजा, राजकुमारी और चंदन बग्गी में बैठकर राजमहल की ओर जाने लगे। मूर्ति भी बग्गी के एक कोने में बैठ गई। रास्ते में खेत आते तो वो राजा से कहती, ये मेरे मालिक के खेत हैं। खेतों के बाद एक विशाल हवेली आई। मूर्ति ने कहा, ये मेरे मालिक की हवेली है। राजा को हवेली देखने की इच्छा हुई, इसलिए उसने बग्गी रुकवा दी। मूर्ति सबसे पहले कूदकर हवेली में पहुंच गई। आंखें तरेर कर उसने हवेली के मालिक से कहा, खबरदार, यदि राजा से कुछ भी कहा तुम इसी समय पीछे के दरवाजे से भाग जाओ और अपने रसोइये को शाही भोजन बनाने का हुक्म देते जाओ। हवेली का मालिक घबराकर भाग गया और जाते जाते अपने रसोइये को शाही भोजन बनाने के लिए कहता चला गया। थोड़ी देर में राजा अपने रिसाले के साथ हवेली में आ पहुंचा। मूर्ति हवेली के दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो राजा का स्वागत करती हुई बोली, इस समय घर के सभी लोग घूमने गए हैं। राजा हवेली देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शाही भोजन कर सभी लोग वहां से लौटे। राजकुमारी ने चंदन को अपने साथ ही महल चलने का आग्रह किया। राजा राजकुमारी की भावना समझ गया। उसने चंदन से कहा, युवक, क्या तुम हमारे दामाद बनोगे? हमारी बेटी तुम्हारे साथ शादी करके ही खुश रह सकती है, ये मैं समझ गया हूँ। चंदन ने राजकुमारी के साथ शादी करने की स्वीकृति दे दी। फिर चंदन और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हो गया। पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति को शाही कमरे में बड़ी ठाठ से स्थापित कर दिया गया। उसी की बदौलत ही तो चंदन को सब कुछ मिला था। वो उसको अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहता था और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।